आज का हमारा टॉपिक है फ्राइड्रिच अटेक्सिया। ठीक है, फ्राइड्रिच अटेक्सिया जो है इसके बारे में हम आज देखेंगे। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन, कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन, इट इज़ एन इनहेरिटेड ऑटोसोमल रेसेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर। ये क्या है? इनहेरिटेड ऑटोसोमल रेसेसिव मतलब वारसागत ये डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जैसे कि पेरेंट्स को है तो उसके होने वाली नेक्स्ट जनरेशन, उसके बेबी को भी होने के ये चांसेस होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। इट इज़ ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट which impairs the sensory component of the cerebellum, thereby producing ataxia. ओके, तो इसमें स्पाइनोसेरेबेलर जो ट्रैक्ट है वो मेनली इसमें डोर्सल, स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट का डोर्सल जो रूट है, डोर्सल पार्ट, वो सेंसरी कंपोनेंट, सेंसरी फाइबर्स कैरी करता है। तो ये अफेक्ट होगा तो इसमें सेंसेशन भी अफेक्ट होंगे, मेनली सेंसरी कंपोनेंट ही अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे सेंसरी अटेक्सिया भी कहते हैं। ठीक है, म्यूटेशन इज एफेक्सन जीन। एफेक्सन जीन जो है ये क्रोमोसोम 9 नंबर का क्रोमोसोम जो होता है उसमें एफेक्सन जीन देखा जाता है। एफेक्सन जीन जो है फ्रैक्टेक्सिन नाम के प्रोटीन है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, फ्रैक्टेक्सिन प्रोटीन क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि न्यूरोलॉजी का कोई भी फंक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस कहा जाता है, वो चाहिए ही। ठीक है, तो ये अफेक्ट करेगा, ये अफेक्ट होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर पाएगा, मतलब जो फ्रैक्टेक्सिन प्रोटीन है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो अफेक्ट होगा, जिसके कारण क्या होंगे? न्यूरोलॉजिकल फंक्शन भी अफेक्ट होंगे। उसके बाद प्राइमरी अफेक्ट द नर्वस सिस्टम कॉजिंग प्रोग्रेसिव डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स एंड स्पाइनल सेरेबेलम लीडिंग टू इम्पेयर मसल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये क्या पहले स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से ही वो सेरेबेलम तक जो देखा आपने स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट जो जाता है, तो ये क्या स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट करेगा, और स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरल नर्व्स जो निकलती है उसको भी अफेक्ट करेगा। सेरेबेलम जो है उसको भी अफेक्ट करेगा। उसके कारण क्या होगा? मसल कोऑर्डिनेशन है वो इम्पेयर रहेगा, प्रॉपर वर्क नहीं होगा। ऑनसेट, इसका ऑनसेट ये चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, मतलब चाइल्डहुड से भी होता है, क्योंकि देखा हमने आगे कि ये पेरेंट्स के थ्रू मतलब वारसागत आता है। तो ये 5 to 15 ईयर्स एंड आफ्टर 25 ईयर्स, 5 to 15 ईयर्स के बीच भी होता है। और लेटर ऑनसेट, लेट इसका ऑनसेट कितना है? आफ्टर 25 ईयर्स के बाद ये फ्राइड्रिच अटेक्सिया जो है वो देखा जाता है। इनिशियल सिम्टम्स में क्या आएगा? अटेक्सिक गेट, इसमें क्या होगा? अटेक्सिक गेट देखने को मिलता है। इन्वॉल्व पुअर कोऑर्डिनेशन एंड लॉस ऑफ बैलेंस। इसमें क्या है? सेरेब्रल अटेक्सिया में देखे वैसे ही इसके क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि ये सेरेबेलम को भी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अटेक्सिक गेट होगा, पुअर कोऑर्डिनेशन होगा, लॉस ऑफ बैलेंस भी होगा। तो इसमें क्या है? सेंसरी जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा अफेक्ट होगा। ठीक है, सॉरी, देखो डिजीज प्रोग्रेस होता है तो कौन से क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं? विदिन 5 ईयर पेशेंट्स वॉकिंग एबिलिटी में बी टोटली लॉस्ट। जैसे कि ये हुआ उसके 5 ईयर्स के अंदर ही पेशेंट के वॉकिंग एबिलिटी मतलब टोटल लॉस्ट हो जाएगा, पेशेंट वॉक नहीं कर पाएगा। ठीक है, डिसआर्थरिया में क्या होगा? डिफ़िकल्टी आर्टिकुलेशन ऑफ द वर्ड, डेवलप्स काइफोस्कोलियोसिस ऑफ स्पाइन में ये क्या? काइफोस्कोलियोसिस भी होगा, उसके साथ स्कोलियोसिस भी देखने को मिलेगा।
इन फुट में क्या होगा, पेस कैवस विथ हेमाटोज, क्योंकि ये पेरिफेरल नर्व्स को भी अफेक्ट कर रहा है, जिसमें क्या होगा, मिडियल आर्च है फुट का वो इंक्रीज हो जाएगा, पेस कैवस। हेमाटो में क्या होगा, पीआईपी जॉइंट ऑफ द ग्रेट टो एक्सटेंशन, तो वो हेमाटो होगा। स्पीच इज स्लो एंड स्लर, स्पीच कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी एंड स्लर हो जाएगी। ए रिफ्लेक्सिया, इसमें रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट होंगे, उसे ए रिफ्लेक्सिया कहते हैं। ब्रीथिंग, स्पीकिंग, swallowing and laughing incoordinated that the patient chokes while speaking। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनकोऑर्डिनेशन, यानी जब पेशेंट बोल रहा है तो क्या होगा, सडनली इसका ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगा, जैसे कि कोई थ्रोट में ऑब्स्ट्रकल आ गया है, ऐसे चॉक्स हो जाएगा। ओके, ब्रीथिंग सडनली पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, चॉक्स कहते हैं। ये बोलते बोलते कई बार ऐसा होता है और ये फैटल भी हो सकता है। सॉरी, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। इसमें क्या होगा, सेंसेशन जो है ये मेनली सेंसरी कंपोनेंट, जो इसमें जितने भी सेंसरी कंपोनेंट के आएंगे जैसे कि वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, वो सब क्या होगा, अफेक्ट होगा। ठीक है, इन लेटर स्टेज पेशेंट डेवलप कार्डियोमायोपैथी एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कार्डियोमायोपैथी एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लेटर स्टेज में डेवलप होगा, जैसे डिजीज़ डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फैटल, इसमें पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेशन टेस्ट। इसमें हम इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेशन टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग इन नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन, पहले नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन में स्टैंड होना है, फिर स्टैंडिंग विथ फीट टुगेदर, नैरो गेज ऑफ फुट के साथ स्टैंड होना है, फिर टेंडम पोजीशन, वन लेग का हील दूसरे लेग के टोज़ के साथ टच में रख के इस टेंडम पोजीशन में स्टैंड होना है, फिर स्टैंड ऑन वन फुट, एक पैर पे खड़ा होना है, वॉक इन हील और टोज़, हील पे पहले वॉक करो, फिर उसके बाद टोज़ पे वॉक करो, मार्चिंग ऑन दी प्लेस, मार्चिंग करना है, वॉक इन अ सर्कल में आपको वॉक करके दिखाना है। ये सब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेशन टेस्ट है। इसके बाद क्या देखेंगे हम, नॉन इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेशन टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, फिंगर टू थेरापिस्ट फिंगर। तो इसमें आपको क्या करना है, फिंगर टू थेरापिस्ट फिंगर, यानी थेरापिस्ट का फिंगर होगा, आपका फिंगर होगा, उसको टच करके दिखाना है। फिंगर टू फिंगर टच करना है, अल्टरनेट नोज टू फिंगर, एक बार नोज को टच करो फिर फिंगर को टच करो, प्रोनेशन सुपिनेशन, अल्टरनेट प्रोनेशन सुपिनेशन करना है। हैंड और फिंगर टैपिंग, हैंड और फिंगर से ऐसे कहीं पे टैप करो, फुट से फ्लोर पे टैप करके बताना है। हील टू सीन, एक सुपाइन पोजीशन में एक पैर का हील जो है वो टिबिया से नीचे की ओर सीन करना है। ओके, टिबिया का जो सीन होता है उसमें स्लाइड करना है, हील रख के नीचे की ओर। ठीक है, ड्रॉइंग का सर्कल, पैर से या हैंड से सर्कल आपको ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, ये सब नॉन इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेशन टेस्ट था। पेशेंट का जिसको फ्रेडरिक्स अटैक्सिया है उसमें ये सब कोऑर्डिनेशन टेस्ट जो है वो अफेक्शन देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस, जेनेटिक टेस्टिंग करना है, क्योंकि हमने आगे देखा एफिक्सन जीन है जो अफेक्ट था, तो ये अफेक्ट होगा, उसका मतलब फ्रेडरिक्स अटैक्सिया है। एमआरआई आप करवा सकते हो, जिसमें वो स्पाइनल सेवर जो ट्रैक्ट है उसमें क्या अफेक्शन है, डोर्सल कॉलम जो डोर्सल रूट जो अफेक्ट हो रहा है वो एमआरआई में दिखेगा। ईएमजी, मसल इलेक्ट्रो मसल मायोग्राफी करवाएंगे, क्योंकि पेरिफेरल नर्व्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो कितना अफेक्शन हुआ है वो ईएमजी से पता चलेगा। ठीक है,
एक्सरे करवाएंगे, क्योंकि काइफोस्कोलियोसिस हमने देखा, काइफोस्कोलियोसिस देखने को मिलता है, इसलिए एक्सरे भी हम करवाएंगे। मैनेजमेंट इसमें भी हम सिम्टम्स का ही मैनेजमेंट देखेंगे। क्या है? इंटेंसिव मोटर कोऑर्डिनेशन अफेक्ट हुआ है तो उसके लिए फ्रैंकल एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है। बैलेंस अफेक्ट है, बैलेंस के लिए स्टैटिक डायनेमिक जो बैलेंस एक्सरसाइज जैसे नैरो बेज ऑफ सपोर्ट के साथ, फिर पहले वाइड बेज ऑफ सपोर्ट के साथ खड़े होना है, फिर नैरो बेज ऑफ सपोर्ट के साथ खड़े होइए। ठीक है। टैंडम वॉकिंग, सर्कल में वॉक कीजिए, ये सब क्या है? फिगर ऑफ 8 में वॉकिंग कीजिए, साइड वॉकिंग कीजिए, ये सब बैलेंस इम्प्रूव करेगा। स्टेबिलाइजेशन ट्रेनिंग टू प्रिजर्व गेंस, स्टेबिलाइजेशन ट्रेनिंग भी देनी है पेशेंट को। स्टेबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस आती है। लो इंटेंसिटी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आर इनकॉर्पोरेटेड टू मेंटेन फंक्शनल यूज ऑफ द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है। लो इंटेंसिटी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवानी है। इसमें जनरलाइज मसल वीकनेस होता है तो पेशेंट को, और ये जेनेटिकली होता है। ठीक है। लॉन्ग टाइम तक चलता है, तो इसमें क्या कर सकते हो आप? पेशेंट को लो इंटेंसिटी की स्ट्रेंथनिंग, जितना मसल पावर है उसके हिसाब से आप उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रोवाइड कीजिए, जैसे कि उसको जनरलाइज जो बॉडी का पूरा मसल पावर है वो मेंटेन रख सके। स्ट्रेचिंग एंड मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कैन बी प्रिस्क्राइब टू हेल्प मैनेज स्पास्टिसिटी एंड प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज, जैसे कि ये जो पेस कैविस डिफॉर्मिटी हमने देखी, हेमाटो डिफॉर्मिटी देखी, काइफोस्कोलियोसिस देखा, तो इसमें क्या है? ये सब डिफॉर्मिटी है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? स्ट्रेचिंग करेंगे। ओके। और जनरल मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जैकॉब्सन एक्सरसाइज जो थी जनरल रिलैक्सेशन के लिए, वो वाली हम इसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। स्पीच थेरापी कैन इम्प्रूव वॉइस क्वालिटी, पेशेंट के वॉइस क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए स्पीच थेरापी करवाइए। ठीक है। इंक्रीज ट्रांसफ़र एंड लोकोमोशन इंडिपेंडेंस, पेशेंट का जो एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसफ़र है, जैसे कि घर से बाहर जाना है या फिर टॉयलेट तक जाना है, तो ट्रांसफ़र एक्टिविटी वो खुद से कर पाए, उसके लिए क्या करना है? उसको पेशेंट को मसल की जो स्ट्रेंथनिंग पावर है, उसकी लोकोमोशन जो वाली एक्टिविटी है वो इम्प्रूव करनी है। ठीक है। तो ये ऑल ओवर ये मैनेजमेंट था, इसको आप डिटेल में लिख सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू। ये आज का टॉपिक था फ्राइडेक्स अटेक्सिया। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे पार्किंसन डिजीज़ के बारे में देखेंगे। ओके, चलिए, गुड बाय।